नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक ध्वनि मत से पास हो गया है। बीजेपी के सभी विधायकों ने ध्वनि मत से यूसीसी का विधेयक पारित किया। 80% सहमति के साथ ये प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। विधेयक पास होते ही सभी सदस्यों ने सदन में जय श्री राम के जयकारे लगाए। सदन में सीएम धामी ने कहा कि आज इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनते हुए न केवल इस सदन को बल्कि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को गर्व की अनुभूति हो रही है। वहीं सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 12 फरवरी 2022 को लिया गया संकल्प आज पूरा हुआ है। इस विधेयक की मांग पूरे देश को थी, जिसे आज देवभूमि में पारित किया गया है। लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन आज चर्चा के दौरान स्पष्ट हो गया कि ये कानून किसी के खिलाफ नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। प्रश्न यह है कि समान नागरिक आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि के अंदर, देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक, जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो वर्षों वर्षों का इंतजार था, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर आज इसको पारित किया गया है। इसके लिए मैं उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों का, सभी अपने सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही, उनके आशीर्वाद से ही, उनके समर्थन से ही और उन्होंने जो हमको सरकार में आने का मौका दिया, उसके कारण से ही आज हम ये कानून बना पाए। समान नागरिक संहिता का जो एक्ट है, जो विधेयक है, उसको हम पारित कर पाए। इसके साथ साथ मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हमको आज ये विधेयक राज्य की विधानसभा में पारित करने का अवसर मिला और उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया। हमको उन्हीं से प्रेरणा मिली। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका संकल्प है, उसी संकल्प को अपनी प्रेरणा मानते हुए हम आगे बढ़े और आज इसको विधेयक के रूप में हम प्रेरित कर पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का जो अवसर है, चूंकि चुनाव के वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी हमारे, जब हमने इस बात को रखा था, हमारी पार्टी ने रखा था, उन्हीं के मार्गदर्शन में रखा था। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। यह, इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन सारी बातें आज और कल जो 2 दिन विधानसभा के अंदर चर्चा हुई है, उस चर्चा में बहुत चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरीतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था, अनेक बार उनको यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उन कुरीतियों के कारण से उनका आत्मबल कमजोर होता था। उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम, उनको उत्थान की ओर ले जाने का काम, उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये कानून हमने बनाया है। ये सब बच्चों के भी हित में है, मातृशक्ति के भी हित में। इस कानून में जहां विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे जो अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सभी विषयों को इस कानून में शामिल किया गया है और लगभग 2 वर्षों के इस कालखंड में, लगभग 12 फरवरी 2022 से हमने जब इसका संकल्प लिया था, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था, उसके बाद हमने कमेटी का गठन किया था, ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी। उन कमेटी के सदस्यों का भी मैं, उनका भी दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर उस कमेटी ने काम किया, विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों से भी बात की, उन्होंने जनजातियों के बीच में जाकर भी बात की, अनेक अनेक संगठनों से बात की और लगभग 10,000 लोगों से कमेटी ने प्रत्यक्ष रूप से संवाद किया और 2 लाख
33,000 के लगभग लोगों के विचार इसमें लिए, सुझाव लेकर, और 43 बड़े जनसंवाद के कार्यक्रम किए, दिल्ली में भी कार्यक्रम किया, और जो ड्राफ्ट बनाया उस ड्राफ्ट का हमने आकलन किया, हमारी मंत्रिपरिषद ने उसका आकलन किया, परीक्षण किया, और उसके बाद उसको विधानसभा में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया। आज ये विधेयक पारित हो गया है, और मैं देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, विधानसभा के सभी सदस्यों का जिन्होंने इसमें सहभागी होने का, जिनको ये अवसर मिला है, जिनके हाथों ये शुभ काम हुआ है, उन सब का धन्यवाद करता हूं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से कि देश बनाने की तरफ उत्तराखंड आगे बढ़ा है, उत्तराखंड ने शुरुआत की है, और भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा रहेगी कि हमने इसको यहाँ पारित कर दिया है, यहाँ एक्ट बना दिया है, महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ इसको भेजेंगे, और जल्दी महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ से जैसे ही हमको स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तो हम इसको कानून के रूप में राज्य के अंदर लागू करेंगे, और राज्य में लागू करने के लिए जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं इतने दिनों में हम उन व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। अंत में मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अब सब एक समान, आज यूसीसी का जो बिल था वो पास कर दिया गया है विधानसभा से। अब राज्यपाल के पास उसे भेजा जाएगा और फिर कानून की शक्ल यूसीसी ले लेगा। ये राज्य पहला ऐसा राज्य है देश का जिसने यूसीसी लागू करने के लिए पहल की और अब उसकी ओर बढ़ चुका है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ नवीन पिरसाली भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आशीष नौटियाल कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पर हैं, हमारे साथ राजेंद्र बिष्ट राजनीतिक विश्लेषक हैं, मीनाक्षी घिल्डियाल यूकेडी प्रवक्ता हैं, और लक्ष्मी बिष्ट समाज सेवी हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवीन पिरसाली जी, आप लोगों को बहुत बधाई, जिसकी मेहनत आप लोग कर रहे थे, इतने विरोध के बाद भी आज उसे पास कर लिया गया, क्या कहेंगे? धन्यवाद। दिव्या जी, आप देख सकते हैं कि माननीय मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के अथक प्रयासों से आज उत्तराखंड इस देश का पहला राज्य बन गया जिसने यूसीसी को लागू किया। और ये हमारे लिए सबके लिए गौरव का क्षण है कि जिस उत्तराखंड को कभी सरकारें गिरती थी, सरकारें बनती थी, उसके लिए जाना जाता था, आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिर सरकार में एक देश को दिशा देने वाला विधेयक इस उत्तराखंड ने पास किया है। और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सरकार को, और जनता के सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से, और बहुत अच्छी तरह इससे ये संपन्न हुआ। और यूसीसी जैसे कि पहले कुछ भ्रांतियां विपक्ष द्वारा कोशिश की जा रही थी, लेकिन आज जब वो विधेयक सदन में पेश हुआ तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था, और सभी लोग संतुष्ट हैं। मैं समझता हूं कि ध्वनिमत से ये प्रस्ताव पारित हुआ। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, क्या कहेंगे? आप लोगों ने बहुत विरोध किया, बहुत कोशिश की कि कुछ किसी भी तरीके से ये बिल जो है अभी के लिए रुक जाए, इस पर आपने बोला कि आप प्रवर समिति को भेज दीजिए, लेकिन उसके बाद भी पास हो गया, क्या कहेंगे? आशीष जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, आवाज आ रही है? जी दिव्या मैडम, जी जी। देखिए मैडम, निश्चित ही मुझे लगता है आज बिल के पास होने के बाद राज्य के अंदर ना तो स्वास्थ्य की कोई दिक्कत रहेगी, ना शिक्षा की रहेगी, ना बेरोजगारों को रोजगार मानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब तो हमारे यहाँ यूसीसी आ गया, तो क्या करोगे रोजगार का? ये तो स्वतः ही हो गया होगा। मुझे लगता है जिस प्रकार से सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि उन्होंने इतना बड़ा काम करके रख दिया कि अब तो रोजगार की भी जरूरत नहीं है, सारी खुशहाली होगी, राम राज्य आ गया, तो इस तरह की जिस तरह बात बोल रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है मैडम। एक तानाशाह की जीत हुई है आज, तानाशाही रवैये की जीत हुई है। आप देखिए, अगर आपने विपक्ष को पढ़ने का मौका भी नहीं देना चाहा, तो ये तो एक तानाशाही का जीता जागता उदाहरण है। किस तरह आज एक तानाशाह है जो जिसने अपनी तानाशाही से एक बिल को फिर पास करवा दिया कि हमारा पूरा बहुमत है, हमें मतलब नहीं है विपक्ष है कौन है, किसी से कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ अपने से मतलब है, अपने जो चीजें सोचते हैं उससे मतलब है, जनता से इनका कोई किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। आज तक मैडम उत्तराखंड के इतिहास में यूसीसी कानून को लागू कराने के लिए कोई आंदोलन नहीं हुए, कोई ज्ञापन नहीं दिए गए प्रधानमंत्री जी को, कोई ज्ञापन नहीं दिए गए मुख्यमंत्री जी को। सिर्फ यूसीसी कानून को आप जबरदस्ती, आपका अपना सोच थी, और उसके लिए भी विपक्ष ने मना नहीं किया था। विपक्ष ये बात आज की नहीं, सर 1971 की है, जब माननीय इंदिरा गांधी जी ने भी बोला था कि हमें यूसीसी लाना है। पर यूसीसी लाने का मतलब यूसीसी लाना, एक देश एक नियम एक कानून, लेकिन आपने पूरे देश में थोड़ी लाया, आप तो उत्तराखंड राज्य में लाए हैं, और इसमें भी कई तरह की भ्रांतियां हैं। उत्तराखंड में रहने वाला अगर बाहर जाएगा तो उस पर कार्रवाई कहाँ होगी,
बाहर वाला उत्तराखंड में आएगा तो उस पर कार्रवाई कहाँ होगी, कोई कुछ दिन के लिए यहाँ आ रखा है फिर चले जाएगा तो उस पर कार्रवाई कैसे होगी, किस चीज को ना, इसमें कई भ्रांतियां हैं। अगर एक अच्छा कानून अगर राज्य के अंदर आ जाता जिसका कोई विरोध ना करता, जिसमें कोई दिक्कत ना आती, तो निश्चित ही बधाई के पात्र होते। पर ये एक तानाशाही की जीत है, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल, बधाई के पात्र तो आप लोग भी हैं आज, क्योंकि आज आप लोगों ने बिना कोई हंगामे के सत्र चलाया और आप लोगों ने अपने सुझाव भी दिए। देखकर अच्छा लगा विपक्ष की भूमिका में आज जिस तरह से आप लोग सदन में थे। आज हमारे साथ बहुमत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ दो महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं आज। और मीनाक्षी गिल्डियाल जी, पहले आपके पास आऊंगी। ये यूसीसी बिल जो आज पास हुआ है उसे महिला सेंट्रिक बिल बताया जा रहा है, खास तौर पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पूरा यूसीसी चेक कर लिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि महिलाओं के लिए क्या लाभ है इसमें। मतलब कौन सी महिलाओं के लिए लाभ है या किस प्रकार के लाभ, क्योंकि मैंने पूरा, मेरी तो आंखें जो हैं वो पथरा गई, लेकिन मैं ढूंढ नहीं पाई कि महिलाओं के लिए क्या इसमें बेनिफिट है, क्यों इसको इस तरह प्रचारित किया जा रहा है। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा होता अगर यूसीसी को यूसीसी की तरह इसको लागू किया जाता। आप देखिए, अगर पूरे देश में लागू होता तो किसे पसंद है कि पोलीगैमी हो देश के अंदर, किसे पसंद है कि कम एज में बच्चों की शादी हो, किसे पसंद है कि लिव इन रिलेशन में लोग बच्चे रहें, या ये सब चीजें किसे पसंद है। हर कोई इसे एक्सेप्ट करता, लेकिन अगर ये पूरे देश में लागू होता। और दूसरी चीज ये है कि आप बात कर रहे हैं कि इसमें से हमने जनजातियों को हटा दिया। अगर आप महिलाओं की भलाई की बात कर रहे हैं तो आपने इसमें जनजातियों को क्यों हटा दिया? क्या जनजातियों में महिलाएं नहीं है? क्या उनको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है? दूसरी चीज, मैं बिल्कुल अभी मैं पॉइंट्स में आ रही हूँ कि जिस प्रकार से इसको प्रचार और प्रसारित किया जा रहा है और इतनी जल्दबाजी क्यों थी इसकी, क्योंकि ये लोग पूरी प्योर तरीके से इसमें राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगी उस पर भी। मीनाक्षी जी, लक्ष्मी बिष्ट जी, आपका एक समाज सेवी के तौर पर क्या नजरिया है? क्योंकि कई वर्गों से यहाँ पर सुझाव लिए गए, उसके बाद ये ड्राफ्ट तैयार हुआ जो आज पास हो गया। देखिए, कुछ कमियां तो हर कोई निकालता है और हर कहीं से निकलती ही हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उत्तराखंड सरकार बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जिस हिसाब से महिलाओं को अगर आज हम देखें तो हमारे बच्चे जो सबसे मेन जो मुद्दा था कि लिव इन रिलेशन में बच्चे रह रहे हैं, तो उनको संस्कृति से और बहुत चीज़ें उनसे दूर होती जा रही है। माँ बापों को पता नहीं है, बच्चे एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं, और पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि कौन बच्चा किसके साथ रह रहा है, कैसे रह रहा है। तो एक तो उस पर जो है हमारे बच्चे जो हैं बहुत कंट्रोल उसमें होएगा अगर सख्ती से ये कानून लागू होता है। और दूसरी बात जो महिलाओं के लिए है, तो देखिए जो महिलाएं इस चीज़ को फेस कर रही है उनके लिए निश्चित तौर पे ये कानून जरूर अच्छा कुछ कार्य करेगा, क्योंकि जिस हिसाब से महिलाएं आज जो 3 तलाक से और जो महिलाएं घर से घरेलू हिंसा से और ये शादी के अनाप शनाप जो उनपे लागू थी, उनसे उनको छुटकारा जरूर मिलेगा। बिल्कुल। मैं आपके पास आऊंगी। राजेंद्र बिष्ट जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एनालिसिस हो सकता है राजनीति के लिहाज से, लेकिन अगर होल सोल देखा जाए तो क्या आपका एनालिसिस है? देखिए दिव्या जी, अगर आप पूरे बिल को देखें तो इसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, अगर आप इसके बिल्कुल एनालाइज करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलेंगी जो अपने आप में बहुत एक उल्लेखनीय काम है। देखिए, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व को और उनकी सोच को, जिस तरह से उन्होंने बिल को लाया है। और आप समझ लीजिए, जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था उसको सबसे पहले जो उन्होंने अपने प्रदेश में लागू किया, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा एक जो है बहुत बड़ा एक कीर्तिमान उन्होंने इस्तेमाल किया है कि मतलब जो है जिस तरह से जो है उन्होंने इस बिल को पेश करा और इसके जो है अलग अलग पहलुओं को छुआ है। मैं तो इसमें छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि 50% जो मतलब महिलाएं हैं उनको कभी भी पूरा हक नहीं मिला है हमारे स्टेट में और हमारे समझ लीजिए पूरे देश में। अगर आप ये देखें कि सबसे बड़ी जो बात है कि महिलाओं को जो इनहेरिटेंस जो मतलब हिंदू लॉ में जो पहले था उसमें क्या था कि विल के हिसाब से आप उनको दे सकते हैं, या फिर आप जो है जो हिंदू सक्सेशन लॉ है उसमें भी ऐसा है कि आप उनको दे सकते हैं, बट ये सारा कुछ जो है विल के हिसाब से चेंज हो जाता है। अब इस लॉ के आने के बाद सबसे बड़ी जो बात है वो ये इफेक्ट ये आएगा कि महिलाओं को, जो भी महिलाएं हैं चाहे वो किसी भी जातीय समुदाय की हैं, तो उनको अपने जो इनहेरिटेंस लॉ में अब एक भागीदारी मिलेगी जी। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज क्या है
कि जो डाइवोर्स में जो जिस तरह का जो मेल डोमिनेंस डाइवोर्स में होता था, वो दोनों का हक जो है महिलाओं को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो कह रहे हैं कि जो लिव इन रिलेशनशिप जो एक नए तरह का वातावरण बन गया था, उसके ऊपर एक अंकुश लगाने का काम किया है। उसमें सबसे बात है, ठीक है, उन्होंने उसको रोका नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर आप रियली लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा। और डिक्लेरेशन अगर आपने दिया है तो इसका मतलब यह है कि इसमें बहुत क्लियर कट ये है कि जो पुरुष है, ये महिलाएं हैं, वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। अगर उनका कोई भी बच्चा पैदा होता है लिव इन रिलेशन के बाद, उसको पूरा पूरा हक मिलेगा। तो मैं ये सोचता हूं कि एक तरह से समाज को बदलने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और इसके अलावा अगर आप ये देखें, जो अडॉप्शन लॉ होते हैं उसमें के हिसाब से भी जो है इसको एक यूनिफॉर्मिटी दी गई है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा अगर आप ये देखें कि बहुत सारे ऐसे एक्ट जो आए थे, जैसे आपका जो है इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है 1872, या मुस्लिम जो है पर्सनल लॉ है, या आपका इनहेरिटेंस लॉ है 1950। तो इन सब में क्या अगर आप ये देखें कि इसके हिसाब से हिंदू मैरिज एक्ट जो है, इन सारे एक्ट में कहीं ना कहीं जो है महिलाओं को पीछे रखा गया था। लेकिन यूसीसी आने के बाद उनको उनका पूरा हक मिलेगा। ये इस इनहेरिटेंस लॉ को भी जो है सुपरसीड करेगा, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है। बिल्कुल, और एक माइलस्टोन जरूर होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष का इतना विरोध देखने को मिल रहा था, उसके बावजूद भी चर्चा हुई और सार्थक चर्चा हुई। सभी ने ये माना कि किसी लेवल पे यूसीसी बहुत ज़रूरी है। बेशक ये उत्तराखंड में आया है, विपक्ष कह रहा है ये सिर्फ महज उत्तराखंड के लिए कानून बन के रह गया है, लेकिन इसके और भी पहलू हैं। मैं आपके पास आऊँगी नवीन पिरसाली जी। यहाँ पर बहुत सारी भ्रांतियाँ, जिस तरह से आपने कहा कांग्रेस फैलाने की कोशिश कर रही है, आप पे भी यही आरोप लगे कि बीजेपी भ्रांतियाँ फैला रही है। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको क्लैरिफाई करने का प्रयास किया गया। अगर प्रवर समिति की बात रखी गई थी, उसके पक्ष में आप लोग क्यों नहीं थे? देखिए, प्रवर समिति की बात जहाँ तक आप कहते हैं, प्रवर समिति अगर ड्राफ्ट में कोई मिस्टेक्स होती है या कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो तब जाके प्रवर समिति को फिर सौंपा जाता है इसको क्लियर करने के लिए। अगर जब सारा चीज़ क्लियर है, और आप देख सकते हैं कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी सर्वोच्च न्यायालय की, जो रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई जी थी, उनके साथ बहुत प्रबुद्ध लोग थे, और पूरे उत्तराखंड से पूरा सब जगहों से उन्होंने 2,30,000 से ऊपर सुझाव लिए, 43 जनसंवाद किए, 72 मीटिंगें की, उसके बाद ये ड्राफ्ट बनाया गया है। और इसमें कोई ऐसा नहीं पॉइंट अभी तक नहीं आया सामने कि जिसके लिए इसको प्रवर समिति को दोबारा सौंपा जाए, और इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। और जिसमें गुंजाइश होती है उसको प्रवर समिति को सौंपा भी जाता है। पिछली बार हमने क्षैतिज आरक्षण के मामले में किया था, तो आज वो भी लागू कर दिया है। उसकी भी शुभकामनाएं राज्य आंदोलनकारियों को मैं देना चाहता हूं। तो दोनों विधेयक पास हो गए आज। जिसको कांग्रेस कहती थी कि ये ला ही नहीं सकते, ये करेंगे नहीं, वो हमने करके दिखा दिया। विशेष सत्र बुलाकर आज वो दोनों चीजें हो गई है, उनका पटाख से हो चुका है। अब जहां तक बात है कि इस लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, विपक्ष को, कि भाई ये कैसे यूसीसी कैसे अप्लाई होगा, कैसे होगा, या इसका क्या फायदा होगा, क्योंकि अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत उदाहरण हमारे इतिहास में पड़े हैं। सबसे बड़ा उदाहरण साहबानो वर्सेस अहमद केस है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो मेंटेनेंस पास किया था, वो मेंटेनेंस उनको नहीं मिल पाया, और तत्कालीन कांग्रेस की सरकार जो प्रचंड बहुमत से सत्ता में थी लोकसभा में, उन्होंने संसद के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द दिया था। तो इस तरह की जो विकृतियां हैं समाज में, वो दूर होंगी। और जो इनहेरिटेंस की बात, अभी उत्तराधिकार की बात हुई है, विशेषज्ञ जी ने कहा है, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा ये है। तो आप कह सकते हैं कि संतुष्टिकरण नहीं, बल्कि संतुष्टिकरण है, बल्कि तुष्टिकरण नहीं है। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बिल है, और महिलाओं को समर्पित ज्यादा है। बिल्कुल, हमारे साथ हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिजय नेगे भी जुड़ चुके हैं। अभिजय, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और जिस तरह से यूसीसी आज पास कर दिया गया है उत्तराखंड के लिए, अब वो कानून बनेगा जब राज्यपाल के पास जाएगा, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं पूरी ड्राफ्टिंग के दौरान जो सजेशंस आए, उसके बाद जो चर्चाएं हुई, जो की पॉइंट्स है, आपको कौन से वो ऐसे की पॉइंट्स लगे जो विचार करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये एक ओवरऑल अच्छा कदम है जो इस पूरे गणराज्य के एक राज्य ने उठाया, कि जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 है, आर्टिकल 44, जिसने बहुत पहले कहा था कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, उस ओर एक राज्य ने कदम बढ़ाया। ये बात ठीक है कि उत्तराखंड प्रथम राज्य नहीं है, प्रथम राज्य गोवा था, लेकिन गोवा की अलग परिस्थितियां थी। वहां पर पोर्चुगीज सिविल कोड एक तरीके से चल रहा था,
और आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उत्तराखंड कह सकते हैं एक तरीके से प्रथम राज्य था जिसने ये पहल करी। तो ये पहल करना अपने आप में अच्छी बात है। ये बात भी ठीक है कि कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है हमारे संविधान में वो एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें राज्य सरकार, राज्य की जो विधायी पालिका है और जो केंद्र की विधायी पालिका है यानी हमारी संसद, दोनों के पास ये अधिकार होता है कि वो लेजिस्लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड राज्य अग्रणी रहा, उसने एक इनिशिएटिव लिया, ये भी एक अच्छी बात है कि इन चीज़ों पर उसने सोचा है। लेकिन देखिए जो अन्य पैनलिस्ट को भी जिनको मैंने सुना है और जो अभी आज ये पास हुआ है, इसमें एक बात जो उतनी उभर कर नहीं आ रही है सामने वो ये है कि जो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर पार्ट 3 है इस एक्ट का, जो अब एक्ट हो गया है क्योंकि बिल पास हो गया है, वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है कॉन्स्टिट्यूशनली। और ये जो है हमारे न्यायालय में निश्चित रूप से चैलेंज भी होगा और इस पर मुझे जो मेरी समझ कहती है कि ये शायद राइट टू प्राइवेसी के साथ कंपैटिबल ना हो। कारण ये है कि आज की जनरेशन लिव इन रिलेशनशिप्स को अगर अच्छा नहीं मानती तो क्या एक कानून एक तरीका हो सकता है आप उसको करेक्ट करें, ये एक विचारणीय प्रश्न है। इसी एक्ट में हर तरह से 18 वर्ष की आयु को मैरिज के लिए तो सही माना है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप के लिए जो मैं पार्ट 3 इस एक्ट का पढ़ रहा हूँ बिल का, तो उसमें प्रावधान ये है कि 21 वर्ष से पूर्व और 18 वर्ष के बाद अगर आप किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है तो आपको अपने पेरेंट्स से कंसेंट लेनी होगी, गार्डियन से कंसेंट लेनी होगी। तो अब ये तो निश्चित है कि कई लोगों के लिए वही फेज होता है जिसमें वो अपने रिलेशनशिप को टेस्ट करते हैं। तो ये 18 से 21 का जो पीरियड है ये कॉन्स्टिट्यूशनली शायद सस्टेन ना करे। दूसरा इसमें चैलेंज ये है कि पुट्टा स्वामी का एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 9 जजेस की बेंच का, जिसमें पुट्टा स्वामी में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है। तो ये कहीं ना कहीं उस अधिकार के साथ भी उतना कंपैटिबल नहीं होता अगर आप 21 वर्ष तक पेरेंटल कंसेंट की बात कर लेते हैं। और तीसरा ये है कि देखिए आप अगर जाकर ऐसी चीज का रजिस्ट्रेशन कहते हैं, तो मैं जब आपके प्रोग्राम में भी आ रहा था तो जो कई यंग लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अब हमें क्या करना है, हम तो अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं या मतलब ये क्या बात हुई। और मैंने उनको कहा कि अगर इस लॉ के हिसाब से चलना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ही करना था तो हम सीधे शादी कर देते। तो अगर शादी के इंस्टीट्यूशन को ये लॉ पुश कर रहा था तो इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज ये हो जाता है, अगर आप यंग जनरेशन को इस तरीके से शादियों के लिए प्रोत्साहित करना तो नहीं हुआ, मतलब आप उनको दंडित ही करेंगे कि दंड मिलेगा शादी नहीं करी साथ रह के। तो ऐसे में तो डिवोर्स रेट्स बढ़ जाएंगे, ऐसे लोग जल्दी जल्दी अलग होने लग जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप पर पार्ट 3 पर और काम किया जा सकता था और सोचा जा सकता था। बाकी कई बातें इसमें अच्छी आई है। निकाह हलाला की जो प्रैक्टिस थी, जो कहीं ना कहीं मुस्लिम लॉ की एक बहुत एडवर्स प्रैक्टिस थी कि एक महिला को अगर दोबारा उसी पुरुष से शादी करनी थी जिससे एक बार उसका डिवोर्स हो गया है, तो उसको दोबारा जो है किसी अन्य आदमी के साथ शादी करके फिर वो उससे डिवोर्स करके फिर उसके पास वापस जाती, ये वेलकम स्टेप है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप पर जो पूरा चैप्टर है ये मुझे लगता है सोशल कंजर्वेटिज्म को पुश कर रहा है और इसको यंग जनरेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी और साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी जो है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाएगा। बिल्कुल चैलेंजिंग हो जाएगा लिव इन वाला पार्ट जो इस बिल में आया, जब एक्ट बन चुका है। आगे भी हम लगातार चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक्ट तो ये बन गया है, लेकिन इसमें आगे चैलेंजेस और क्या कुछ हो सकते हैं, कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो चैलेंज में आ सकते हैं, उन पर चर्चा हो सकती है। आप बने रहिए हमारे साथ। सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा
पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। ये पहाड़ ही नहीं हमारी पहचान भी है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7 जुनून। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो सभी एक समान आज से हो जाएंगे क्योंकि एक्ट बन चुका है। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है और यहाँ पर अब इसका दोनों पहलू देखा जा रहा है। चैलेंजेस भी देखे जा रहे हैं और कौन सी बातें वेलकमिंग हैं उन पर भी चर्चा हो रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आपके पास आऊंगी आशीष नौटियाल जी। जब डिस्कशन हो रहा था तो कांग्रेस ने भी आज कोई मौका नहीं छोड़ा। आपके भी जो दिग्गज नेता थे उन्होंने भी पॉइंट वाइज सब चीजें रखने की कोशिश की। फिर आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारी तो मजबूरी है, हम विपक्ष में बैठे हुए, हमारी मतलब मेजॉरिटी नहीं है इसलिए हम कुछ कर भी नहीं सकते? आपने तो अपने पॉइंट्स रखे थे ना। देखिए मैडम, पॉइंट इतनी जल्दी रखने के विषय नहीं थे। पूरा मसौदा क्या था ये तो पढ़ ही नहीं पाए। और जैसे अभी अधिवक्ता साहब ने बताया, बहुत सही बात बताई उन्होंने। जिस तरह से उन्होंने बोली, आज की डेट में बहुत लोग हैं जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और अगर जिस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा तो वो तो फिर प्राइवेसी खत्म हो जाती है। अब इसको लेके कौन कोर्ट जाएगा, कौन क्या करेगा? तो ऐसा कानून बनाने की जरूरत क्या है जो बाद में बदलना पड़े या हटाना पड़े? ऐसे कानून के इतनी जल्दबाजी की जरूरत क्या है? मैंने आपको शुरू में जिस प्रकार बताया, क्या अब बेरोजगार नहीं रहेंगे लोग यूसीसी आने के बाद? क्या अब कोई ऐसा नहीं रहेगा जो स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण मर रहा हो? कोई आदमी ऐसा नहीं रहेगा? क्या हो रहा है ऐसा? क्या दिक्कत आ गई थी? अगर 2 महीना 1 महीना बाद भी अगर ये कानून आ जाता, 15 दिन बाद आ जाता, तो ऐसी क्या दिक्कत थी? तो देखिए, कुल मिला के जल्दबाजी में वाहवाही लूटने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी अपना ही नुकसान करेगी। और इससे कहीं ना कहीं दिखता है मैडम कि तानाशाही वाला रवैया है कि आप पे पूर्ण बहुमत है, आपको पता है कि आप विपक्ष क्या करेगा, आप उसको पास कर लेंगे। लेकिन आप इस चीज को वेलकम नहीं करते कि आप पहले कह रहे थे कि आप बहुमत के आधार पर इसे पास कराना चाहते हैं, लेकिन चर्चा हुई, कल भी चर्चा हुई, आज भी चर्चा का पूरा मौका दिया गया। बेशक आपको लगता हो, मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था कि बेशक आपको लगता हो समय कम दिया हो पढ़ने का, लेकिन चर्चा तो हुई है ना सर। तो चर्चा के हिसाब से मैडम क्या संशोधन हो गए उसमें? तो आपको क्या लगता है कि एक्ट बना नहीं है, कानून लागू हुआ नहीं है और आप संशोधन अभी से चाहते हैं? ऐसे कैसे पॉसिबल होता है सर? वो पास तो, अरे कोई भी मसौदा जो भी है वो तभी तो एकदम फाइनल कगार में आएगा जब उसके अंदर कई लोगों की राय ली जाएंगी, अलग अलग तरीके की राय आएंगी। देखिए, अभी जब ये कानून, किसने कहा इस कानून को बनाना कि आप लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते? किसने कहा इसको बनाने के लिए? आज देखिए, जो पेरेंट्स होता है वो कभी नहीं चाहता कि बच्चे लिविंग रिलेशनशिप में रहें, पर जब बच्चे 18 से ऊपर हो जाते हैं तो वो लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो अब इस चीज के ऊपर कई चीजें, इसके अलावा भी कई चीज निकल के आएंगी। सिर्फ क्या ये
आपको और हमें लग रहा होगा शायद कि 4 ही चीजें हैं क्या उसके अंदर। तो ऐसे तो 700 भुवन पन्ने कापड़ी जी हैं, ने आज सदन में उसके कहा साथ कि ही फिर 4 ही ये चीजें हैं। देवभूमि है तो आपको लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा ही खत्म कर देना चाहिए, यहाँ पर उसको वैलिड नहीं करना चाहिए देवभूमि में, फिर तो ये भी आपके हिसाब से सही मैडम, है। ये एक ऐसा मैटर है जिसपे जितने लोग उतनी बातें, ठीक हर आदमी का इसमें अलग पक्ष होगा। हम्म। उन सब पक्षों को जानने के बाद, क्योंकि देखिए एक पक्ष इससे निश्चित नाराज होता होगा और एक पक्ष इससे बहुत खुश होता होगा, ये तो होगा ही होगा। अब देखना पड़ेगा समाज हित में क्या चीज है, उस चीज को हमें बनाना होगा। बिल्कुल। कानून बनाना कोई इतनी हड़बड़ वाली चीज नहीं है कि आपने आज बनाया और कल हटा दिया, ये कर दिया। कानून बनाने के लिए एक विपक्ष अगर भूमिका होती है विपक्ष की भी, और उस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा करने में मुझे नहीं लगता कि डर की क्या बात है, पास तो होना ही था, पास तो होगा ही, आप बहुमत से हैं। और विपक्ष गलत क्यों बोलेगा आपको कि ऐसा मत करो? जो हित में होगा राज्य के, देश में, देश की जनता के हित में होगा, जरूर बोलेगा। और आज जनजाति को आपने अगर इससे किनारे रखा तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होगा, क्यों रखा? अगर इतनी ही फायदे वाली चीज है तो आप पीछे क्यों रख रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं मतलब सोचने विषय है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ खास प्रावधान किए हैं जनजातियों के लिए कई जगहों पर, अगर इसी तरह उनको परव्यू में रखा गया तो बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, इसलिए उनको हमेशा कहा गया है कि उसको परव्यू से बाहर रखा जाएगा। देखिए मैडम, पहले किसी भी कानून को बनाने से पहले, कुछ चीज को सोचने से पहले एक जागरूकता अभियान भी होता है, लोगों को जागरूक भी करना पड़ता है। जैसे मुस्लिम्स में अगर बोल रहे हैं शादी की ये भावना ये होता है, कम उम्र में होती है, ये होती है, तो उनको एक जागरूकता उनके अंदर लानी बहुत जरूरी है। और जागरूकता समाचार पत्र के माध्यम से, डॉक्टर्स के माध्यम से, अन्य कई माध्यमों से हम लोग जागरूकता ला सकते हैं। इसीलिए तो ऐसी चर्चाएं होती हैं आशीष जी, इसीलिए ऐसे डिबेट्स होते हैं कि आप और सब मिलकर, चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या फिर समाज के अन्य वर्गों के लोग, यहाँ पर बैठ के चर्चा करें और जो चीजें निकल कर आए उससे लोग जागरूक हों। मीनाक्षी गिल्डियाल जी, आपके पास आऊंगी। आपने कहा कि आपने ड्राफ्ट पढ़ा और आपको महिलाओं के लिए कुछ नजर नहीं आया, लेकिन जैसे राजेंद्र विज जी ने कहा कि उसमें कई क्लॉज है जिसमें आपका इनहेरिटेंस लॉ है। पहले कई ऐसे धर्म थे जहां पर आपको इनहेरिटेंस लॉ नहीं मिलता था, बहुत कम महिलाओं को उसमें अधिकार मिलता था, अब आपको 50-50 है। तलाक में भी आपके लिए बहुत बढ़िया प्रोविजंस है, तो क्या महिलाओं के लिए नहीं है? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं चलिए एग्री करती हूँ कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप ये बताइए कि उत्तराखंड में अगर हम आबादी देखें तो हमारा 85% जो उत्तराखंड के लोग हैं दे आर ऑलरेडी यूजिंग ऑल दिस थिंग, मतलब उनके लिए तो ये सारे लॉ ऑलरेडी हैं। उनको संपत्ति पे अधिकार है, एज जो है लिमिट वो कम है, ठीक है। लेकिन मैं महिलाओं के अगर हित की अगर हम बात करें तो महिलाओं के हित में आप देखते हैं कि शिक्षा का अगर जो हमारी समस्या है पहाड़ों पे, ठीक है, उसके लिए महिलाओं के लिए क्या है। कई संगठन कह रहे थे कि महिलाओं की एज जो है शादी की वो 21 ईयर करिए ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। क्या वहां पे कुछ है? क्या हमारी जो पहाड़ की महिलाएं हैं, क्या इस यूसीसी के आने से क्या उनको बाघ और ये सब अब नहीं खाएंगे? क्या वो अब पहाड़ों पे लकड़ी लेके चूल्हे पे आग नहीं जलाएंगी? तो मेरा ये कहना है कि आप जब हम लोग मांग रहे हैं कि मूल निवास दे दीजिए, हम लोग मांग रहे हैं कि भू कानून दे दीजिए जिससे कि उन महिलाओं की स्थिति सुधरे, पहाड़ों पे रोजगार आए, उन महिलाओं के लिए वहां पे कुछ आर्थिकी का समाधान हो, तो आप उसकी जगह हमें यूसीसी दे रहे हैं। अभी एक बहुत अच्छा मीम्स भी बहुत वो हो रहा है, वायरल हो रहा है, जिसमें राखी सावंत कह रही हैं कि मैं तो मुझे पैसों की जरूरत है और ये लोग मुझे सलाह दे रहे हैं। तो ये वही हाल आज हमारी सरकार भी राखी सावंत जैसे हाल कर रही है कि हम लोग सड़कों पे बैठे हैं कि भाई 85% जो जनता है उत्तराखंड की वो मांग रही है लैंड लॉ, वो मांग रही है अपने मूल निवास के लिए। आप ये बताइए, लिव इन के बारे में नेगी जी ने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि उसमें क्या लूप होल्स हैं। अव्वल तो आप ये मानिए कि लिव इन के लिए आप लिव इन को लीगली जब वो है मतलब एग्रीड है, लीगली ये है कि लिव इन आप लीगली कानून ने बना हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप लिव इन को आप चाहते हैं कि लिव इन में कोई ना रहे और उसके लिए आप फिर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उसके बाद आप उसे कम उम्र के, आप ये सोचिए कि हम तो बात कर रहे हैं कि बच्चियों की उम्र जो है 21 तक करिए शादी की, आप लिव इन में उनको अलाउ कर रहे हैं। तो आप पहले तो इस चीज पे क्लियर करिए ना कि आप लिव इन को सही मानते हैं या गलत मानते हैं। तो कई ऐसे लूप होल्स हैं जिस पे डिस्कशन होना चाहिए था, लेकिन सरकार को जल्दबाजी है। और क्योंकि हम जानते हैं कि ये जल्दबाजी भी क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब ये हिजाब का मामला चल रहा था उस टाइम पे एक वादा कर दिया गया था कि हम यूसीसी लेकर आएंगे। अब यूसीसी को आप एक
इसकी तरह प्रयोगशाला की तरह आप उत्तराखंड को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जहाँ पे जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ पे बेसिकली ये है कि वहाँ पे हलाला जैसी प्रॉब्लम है, तलाक जैसी प्रॉब्लम है, तो आप जहाँ पे ये बाहुल्य में है वहाँ पे इस लॉ को लेके आइए ना, ताकि भाई महिलाएं तो उन लोगों के लिए ज्यादा इफेक्टिव है ना। ये हम लोग तो हिंदू पर्सनल लॉ में तो ऑलरेडी ये सारी चीजें हैं, तो उन लोगों के लिए लेके आइए, वहां पे बात करिए ना। वहां पे कोई इस चीज को बात नहीं कर रहा। आप एक उत्तराखंड जो छोटा सा राज्य है उसको हर एक चीज के लिए प्रयोगशाला बना रहे हैं। आप आज इस बात का श्रेय लेना चाहते हैं कि हम नंबर 1 हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि कितना अच्छा लगता है कि नंबर 1 होते कि महिलाएं जो है आज हमारे उत्तराखंड में जो महिलाएं गायब हो रही हैं उसमें हमारा प्रदेश आपको पता है नंबर 1 है। अगर हमारा यहाँ पे हमारा नंबर 1 ना होता, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में हमारा प्रदेश नंबर 1 होता, तो ज्यादा अच्छा संदेश जाता। ठीक है, लक्ष्मी बिष्ट जी समाज सेविका हैं आप, और आपका भी काम है कि समाज में जो कुरीतियां हैं अगर उनमें जागरूकता लाई जाए तो समाज एक बेहतर जगह हो जाएगा। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप की बात करती हैं, आपने भी अपने वक्तव्य में पहले इसी का जिक्र किया था और अभिजय ने ये बहुत अच्छी तरह उन्होंने क्लियर करा कि क्या चीज़ें लूप होल्स में है। क्या आप क्या मानती हैं, सोसाइटी के लिए लिव इन रिलेशनशिप सही है या गलत है, और अगर सही है तो फिर क्या जो प्रावधान किए गए हैं रजिस्ट्रेशन के, आप सही मानती हैं उसे? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर हम इसको सही तरीके से, कुछ चीज़ें होती है जो सही देखने लगे तो सही है, और अगर गलत मानेंगे तो गलत ही है। लेकिन एक चीज़ हमारी, अगर हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करते हैं, तो उस भारतीय संस्कृति में पहले से ही आप लोग देख रहे होंगे कि कभी ये लिव इन रिलेशन का जो आज दौर चल रहा है, ये हमारे यहाँ कभी भी स्वीकार्य पहले नहीं था। क्योंकि हमारी जो पीढ़ियाँ अब आगे आई हैं, ना तो हम पूरे तरीके से पाश्चात्य हो पाए हैं और ना ही पूरी तरह से हम अपनी संस्कृति के उसमें ही चल पाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी पेरेंट्स ये कभी नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे जो है वो बहुत जल्दी शॉर्टकट करे। और इसमें एक ही चीज़ नहीं है, इसमें मैं आपको दिव्या बताऊं कि बहुत चीज़ें, लड़कियां जो रिलेशनशिप अभी रह रही हैं, मेरे बहुत बच्चों को देखती हूँ, तो उनको बाद में देखेंगे अगर मेडिकल बहुत इश्यूज हो जाते हैं, शादियाँ उनको करनी नहीं है, घर के अलग से इश्यूज है, तो अगर देखा जाए तो लिव इन रिलेशन में रहना बहुत चीज़ें, अगर डीपली कभी बात हो तो मैं आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं इसके। अब मना हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो जनरेशन है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कभी नहीं करेगी। जैसे इन्होंने बताया अभी अधिवक्ता साहब ने कि ये चीज़ें इसमें लूपहोल भी हैं, कि कुछ चीज़ें गलत हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के अगर हम देखें तो ये होना ही चाहिए। नहीं तो हमारी पीढ़ियाँ तो कहाँ जा रही है, आप देखिए ना, कौन शादी करेगा। लिव इन रहने में तो बहुत ईजी है ना, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब मर्जी है जिसके साथ रहा कुछ दिन रहे, उसके बाद तुम चले गए, पेरेंट्स को पता ही नहीं है कहाँ लड़कियाँ हो रही है। अभी मैडम ने बोला कि गायब हो रही है, कुछ चीज़ें इसमें भी हम जोड़ के देख सकते हैं कि लड़कियों का पता ही नहीं चल रहा है, कोई लड़कियां सुसाइड कर रही है, कोई लड़कियां बाहर जा रही हैं, पढ़ने जा रही है। हमारे उत्तराखंड देहरादून में ही देखिए शिक्षा का हब कहा जा रहा है, लेकिन उसमें अगर हम काउंट करें तो बहुत लड़कियां ऐसी होंगी जो लिव इन रिलेशन की वजह से ही प्रॉब्लम झेल रही हैं और प्रॉब्लम में है। तो उनके पेरेंट्स से पूछिए कि उन पे क्या बीत रही है। तो हम बहुत हद तक, अगर मैं एज अ सोशल वर्कर इसको देखूं तो मुझे लगता है कि बहुत सही डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है कि अगर कुछ चीज़ है भी लिव इन में, आप लोग अपनी मर्जी से रह भी रहे, लेकिन एक जरूरी है कि आपको आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए, गवर्नमेंट यहाँ पता चलना चाहिए कि भाई कम से कम ये जो साथ में रह रहे हैं, कल के कोई उनके साथ कोई दुर्घटना होती है, उनके साथ कोई बात होती है, तो पता रहना चाहिए। तो इसमें कोई बुरा। हाँ, अभिजय आप कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर मैं राजेंद्र पीछे के पास जाऊँ। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप पर जो ये पूरा पार्ट है, पार्ट 3, इसका एक चैलेंज ये है, जो बाकी सब पैनलिस्ट भी इसकी बात कर रहे हैं, पर मैं अपने आप को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, लॉ और मोरालिटी एक दूसरे से संबंध रखते हैं। हम जब लॉ स्टूडेंट्स भी होते हैं, हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन एक दूसरे पर हमेशा निर्भर नहीं होते पूरी तरह। उदाहरण के तौर पर स्मोकिंग, क्या यहाँ कोई भी बैठा पैनलिस्ट ये कहेगा स्मोकिंग एक अच्छी चीज़ है? ड्रिंकिंग, मदिरा सेवन, क्या ये अच्छी चीज़ है? क्या ये करना चाहिए? मदिरा सेवन पर भी हमारे संविधान में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कि ये पूर्णतः प्रोहिबिशन होना चाहिए। क्या राज्य उस पर कुछ कर रहा है? कारण यह है कि वो लेकिन एक आय का स्रोत भी है, इसीलिए उस पर कोई नहीं कर रहा है। या स्मोकिंग जैसी हैबिट हो गई। लिव इन रिलेशनशिप्स पर देखिए, आपको ये समझना है, एक शब्द हो सकता है आज की जनरेशन ने बनाया हो, लेकिन ये कोई कॉन्सेप्ट आज की जनरेशन का नहीं है। ये तो पुराना गीत था ना कि प्यार ही किया था, कोई चोरी नहीं की थी। तो लवर्स का छुप छुप कर मिलना या एक दूसरे को परखना एक सीरियस रिलेशनशिप से पहले, ये तो रोमियो जूलियट के समय से नहीं, सही नहीं, बहुत पहले से समाज में रहा है।
इस पे कुछ नैतिकता होनी चाहिए, कुछ मोरालिटी होनी चाहिए, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये ऐसे मुद्दे हैं जो जिस पर अगर आप लेजिस्लेट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक कैन ऑफ वर्म्स ओपन हो जाता है। देखिए, अगर आप ये डिसाइड करेंगे, मैं इस बिंदु पर हूं कि 21 वर्ष क्यों? जब हमारे सारे कानून 18 वर्ष पर आपको वोट करने के लिए सही मानते हैं, आपको शादी के लिए सही मानते हैं। आप इस बात को नोट करें, या तो शादी की एज हम लोग 21 कर रहे होते हैं, वो शायद हम कर नहीं सकते थे क्योंकि जो है पूरे ऑल इंडिया लेवल में वो 18 है, तो हमने उसको तो 18 रखा। लिव इन में हम फर्स्ट राज्य हुए जिसने कुछ लेजिस्लेट करने की कोशिश करी, एक इवॉल्विंग सोशल इंस्टीट्यूशन थे। लेकिन इसको जब हम 21 कर देते हैं तो शादी के लिए 18 सही, लिव इन के लिए 21, ये जो डिफरेंशिएशन आ रहा है ये लीगली पुट्टास्वामी जजमेंट के मेरे असेसमेंट में सही इसलिए नहीं है क्योंकि निजता का अधिकार यहाँ पर सामने आ जाता है। राज्य सरकार एक नागरिक के बेडरूम में जब जाकर खड़ी हो जाती है तो उसको कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस का कोर्ट में भी मतलब आंसर देना होगा, यंग जनरेशन को भी आंसर देना होगा। यंग जनरेशन आप सबसे पूछेगी, सब पैनलिस्ट से पूछेगी कि आपके और आपके मित्रों के समय पर आप लोग सब करके चले गए, क्या आपने अपने जो है कई लोगों की लव मैरिजेस पहले भी हुई हैं, जो हम सीनियर भी रहे हैं, पहले भी रहा है, तो क्या उन्होंने परमिशन ली थी किसी रजिस्ट्रार से? और सोचिए, रजिस्ट्रार को कोई भी कंप्लेन कर सकता है। आप इस बात की कल्पना करिए कि जो इन मामलों में इंक्वायरी करेगा रजिस्ट्रार, वो किस तरीके की इंक्वायरी होगी कि कोई सब्जी वाला जाकर बता देगा वो मैंने देखा, वो दोनों गए थे यहाँ पे, वो रहते हैं एक साथ। तो ऐसी जो बातें होंगी इस पर थोड़ा सा और विचार किया जा सकता था। बिल्कुल, और लेजिस्लेशन और मोरालिटी भी बीच में आ जाती है। राजेंद्र बिशी, ये तो क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप का नया मुद्दा इस प्रदेश के लिए आ गया है और क्योंकि यूसीसी का भी हिस्सा हो गया है इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है। लेकिन अगर हम कहें यूसीसी में जो बाकी प्रावधान किए गए हैं, इसको भुवन कापड़ी जी और कांग्रेस ये कहते हैं कट कॉपी पेस्ट। जो कांग्रेस पहले कानून लेकर आ चुकी है, चाहे 18 साल शादी की उम्र करना हो या इस तरीके के प्रावधान पहले भी थे, तो आपने नया क्या किया? तो आपके हिसाब से इस यूसीसी में नया क्या है? नहीं, ये बहुत सारी चीजें देखिए, मैं आप समझ लीजिए, सबसे बड़ी चीज जो थी, आप ये देखिए कि जो मैरिज, जो गर्ल मैरिज एज इज 18 ईयर नाउ, अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ में देखेंगे तो प्यूबर्टी भी होती है, पहली चीज। दूसरी चीज अगर आप ये देखेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप जो बात कर रहे हैं कि पहले उसके बारे में कोई बात नहीं करता था, आज वो एक्ट बन गया, उसमें क्लियर ही है। मैं ये कहता हूँ कि जैसे अभिजय जो बता रहे हैं, अभिजय का एक जो देखने का तरीका है वो एज अ लॉयर है, मेरा देखने का तरीका एक सामाजिक और एक राजनीतिक हो सकता है। तो मेरा जो सोचने का तरीका है, मेरा जो देखने का तरीका है, मुझे लग रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप भी बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस है। अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है और आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जो जनरली होता आया है, जो हो रहा है देहरादून में या उत्तराखंड में हो रहा है, सो आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। एक उसमें एक उसको एक तरह से उसको ये रखा कि आप इस तरह के छोटे बच्चे जो 21 साल से छोटे हैं तो लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, या रह सकते हैं तो माँ बाप की जो है मर्जी के हिसाब से। नंबर 2, अगर आप जो है क्या कहते हैं एडल्ट हैं, आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो आपको सरकार को या जो भी रजिस्ट्रार को वहां पे रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके ऊपर आपको एक लीगल वैलिडिटी मिल जाती है लिव इन रिलेशनशिप की। लेकिन एक बार जब आपको लीगल वैलिडिटी रिलेशनशिप की मिल जाती है, उसका मतलब ये है कि कल के दिन में अगर आपका भी जो भी ऑफस्प्रिंग होगा या बच्चा होगा तो बच्चे को भी लीगल वैलिडिटी मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से जो मेरा सोचने का तरीका है, मैं जो देख रहा हूं, ये एक तरह से पॉजिटिव स्टेप है और एक क्लियरिटी है। तो लेकिन जो पॉइंट अभिजय ने रखा था सर कि आप 18 साल में शादी तो वैध मानते हैं कि आप 18 साल में इतने बड़े हो गए हैं कि आपकी शादी हो सकती है, लेकिन आप 21 साल में जाके बड़े होते हैं कि आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं, तो कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है? नहीं, देखिए आप समझ लीजिए थोड़ा सा उसको, जो आप अंदर जाके देखिए जब 18 साल उम्र होती है लड़की की, ये लड़के की, तो वो कौन सी उस एज में कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? वो करीबन इंटरमीडिएट के आसपास रहते हैं, ठीक है ना, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन में रहते हैं। तो उस टाइम पे वो इतने मेच्योरिटी नहीं होती है, एक सामाजिक, मैं उस दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। और जैसे वो जो है 21 के उस एज में होते हैं, उनका उतना मेच्योरिटी नहीं होती है और 12th के बाद समझ लीजिए उनके पास इतनी इनकम नहीं होती कि वो लिव इन रिलेशनशिप को उसको लॉन्गर ड्यूरेशन करे। जब आप 21 साल में होते हैं तो 21 साल में मेरे हिसाब से होता है कि वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जाते हैं, वो नौकरी करने लगते हैं। तो उस टाइम पे थोड़ा सा उनको इंट्रिकेसी, उनको सब कुछ समझ में आता है कि परिवार, अगर हम लिव इन रिलेशंस में रह रहे हैं तो कैसे हमको रहना है। तो वो एक तरह से मुझे लगता है उस पहलू को, एक सामाजिक पहलू को, एक अलग पहलू को उन्होंने छुआ है। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं वैलिडिटी उसमें है और वो एक पॉजिटिव स्टेप।
बिल्कुल। नवीन पिरसाली जी, अभी जैसा हम मेजरली यूसीसी, क्योंकि अब बाकी चीज़ें तो क्लियर हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, लेकिन जो एक कंफ्यूजन है या फिर चैलेंज है वो आपका लिव इन रिलेशनशिप में आ रहा है। जब हमें याद है कि जब आप लोग की समिति बनाई गई थी, वो सभी से सुझाव ले रहे थे, उस वक्त जो संत समाज है उसने विरोध किया था कि हम किसी भी कीमत पर वैधता नहीं देने देंगे लिव इन रिलेशनशिप को, क्योंकि हमारा कल्चर नहीं कहता। और यहाँ पर हमारी पैनलिस्ट भी, उन्होंने भी कहा कि वैधता हमारा ये कल्चर नहीं है। तो क्या इस तरीके का डिस्कशन हुआ, और हुआ तो मेजॉरिटी किस बात की थी कि आप वैधता दीजिए या फिर इसे समाप्त ही कर दीजिए? देखिए दिव्या जी, यहाँ पर अगर इस पैनल की मैं बात करूँ तो पैनल में समाज सेवी भी हैं, पैनल में विधि के विद्वान भी हैं, पैनल में राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं और राजनीति करने वाले लोग भी हैं। तो एक तरफ से आप कह सकते हैं कि विभिन्न जो यहाँ से भी मत बन रहे हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि जो समाज सेवियों ने कहा, क्योंकि समाज सेवी ग्रास रूट पर जाते हैं, वो समाज में जो हो रहा है उसको देखते हैं और विधि जो वेता है वो कानून में उसको फेस करते हैं, कहाँ क्या दिक्कत आती है। इनकी राय बहुत स्पष्ट होती है और बहुत फ्रूटफुल होती है। लेकिन सरकार की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे समाज सेवी लक्ष्मी जी ने भी कहा और बिष्ट जी ने भी कहा कि इस चीज़ को लिव इन रिलेशनशिप को आप रोक नहीं सकते। सरकार कोई ऐसा कानून नहीं ला सकती कि ये होगा ही नहीं। अगर ये ऐसा कानून आप आज लोकतंत्र में लाएंगे तो आप दुनिया भर में हमारी धज्जियां उड़ जाएंगी भारतवर्ष की। आज आप देख सकते हैं बाहरी देशों में हमें रहने का मौका मिला है, हमने बहुत सारी संस्कृतियां देखी हैं और खुला विचार होना बहुत जरूरी है। और जब तक हम खुले विचारों के नहीं होंगे तो तब तक हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते, प्रगति नहीं कर सकते। इसको देखते हुए आप देखिए कि लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं उनको सामाजिक सुरक्षा के हिसाब से और कानून के हिसाब से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और जैसे कि बिष्ट जी ने भी कहा कि 18 वर्ष की आयु उतनी मैच्योर नहीं होती, उतना समझदारी वाला नहीं होता। अगर इस एज में कोई बच्चा कोई स्टेप लेता है तो अगर उसको कानूनी तौर पर उसको रजिस्टर करना है तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं उस पर एक गार्जियन का कुछ न कुछ हाथ रहता है और उसकी देखरेख में शायद बच्चे का भविष्य बन जाए। अगर उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई उसमें मॉनिटरिंग नहीं होगी तो बच्चा किस दिशा में जाएगा ये पता ही नहीं चल पाएगा। और हमारे समाज में ये स्वीकार्य नहीं है कि हमारा बच्चा हमारी देखरेख में ना रहे। तो ये पहला स्टेप है जहां पर बच्चों को ये रजिस्ट्रेशन करने की बात कही गई है। और शादी की भी अगर करते हैं आप, शादी आप देखिए, शादी और लिव इन में यह है कि अगर आप मैरिज करते हैं तो मैरिज में दोनों पक्ष, उनके परिवार और उनके रिश्तेदार इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे लोग उनके भविष्य के लिए डिसीजन लेने वाले होते हैं। तो बहुत सोच समझकर शादियां की जाती हैं। और जहां तक लिव इन की बात है तो दो लोगों की आपसी सहमति होती है, उसमें कौन क्या डिसीजन ले रहा है ये आना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं समझता हूं कि सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि जो हो रहा है उसको तो रोका नहीं जा सकता बिल्कुल आज के युग में, और लेकिन उसकी मॉनिटरिंग होनी बहुत जरूरी है, वो कानून के दायरे में हर चीज होना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर यूसीसी में यह प्रावधान लाया गया और मैं समझता हूँ कि बहुत उचित है। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, कांग्रेस की अगर बात की जाए, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स हैं उसमें, अगर लूप होल्स है आप उसे उठाएंगे। लेकिन आप लोगों का विपक्ष के तौर पर एक काम ये भी है कि जागरूकता फैलाए, क्योंकि इस वक्त पर अगर आप कुछ भी इसके अगेंस्ट कहते हैं तो बहुत सारी भ्रांतियां ऑलरेडी फैली हुई हैं। आप लोग भी इसमें साथ दे सकते हैं समाज सेवियों का कि आप लोगों को जागरूक करें, क्योंकि मुख्यमंत्री ये साफ कर चुके हैं आज के डिस्कशन के बाद कि किसी एक धर्म के लिए नहीं है, धर्मनिरपेक्ष कानून बनाया गया है, किसी एक धर्म के लेकर या टारगेट करके नहीं बनाया गया है। देखिए मैडम, अभी तो कानून बना है और इस कानून को ढंग से लोगों के सामने आने दो और फिर इसमें प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग तरीके से आएगी। जैसे भी लिव इन रिलेशनशिप की पर सारी चर्चा हो रही, सबकी बात वही हो रही है। आप ये बताएं मैडम, कौन पेरेंट्स होगा जो कहेगा कि हाँ आप लिव इन रिलेशनशिप में रह लो? मेरे ख्याल से 99.9% पेरेंट्स इसको कभी भी सहमत नहीं होंगे। तो लगभग लगता है कि सरकार को, कोर्ट को ही चैलेंज कर देना चाहिए कि लिविंग रिलेशनशिप बंद कर दो, क्योंकि ये होगा ही नहीं तो फिर इसको बोलने के फायदा क्या है। और जिस प्रकार अधिवक्ता साहब ने बताया कि एक आपकी जो पर्सनल आजादी है वो खत्म करते हैं, तो वो चीज खत्म पहले भी थी, फिर दोबारा खत्म कर दो जब करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब कोई चीज बाजार में, जब समाज में आती है तो उसके ऊपर पक्ष भी होते हैं, विपक्ष भी होते हैं। जिस प्रकार कुछ लोग बीजेपी समर्थक होंगे तो वो तो कहेंगे नहीं जो भी है बंद लिफाफे को एकदम हाँ बोल देंगे, बहुत बढ़िया था, ये बढ़िया ही चीज है। लेकिन जो बीजेपी समर्थक नहीं होंगे वो तो पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने तो, हमारा काम है ना पढ़ना, हम थोड़ी उनके हाँ पे हाँ बोलेंगे, जहाँ वो ताली बजाए हम भी ताली बजाएंगे, हम वो नहीं करेंगे। पर समिति तो बीजेपी समर्थित नहीं थी ना सर, समिति तो बीजेपी समर्थित नहीं थी, उसमें एक्स जस्टिस थी रंजना प्रकाश देसाई, उसमें अन्य वर्गों के लोग थे। वो समिति बनाई किसने थी मैडम?
सर फिर तो आप चैलेंज कर रहे हैं, फिर तो आप कोई चैलेंज इंसान कर रहे हैं, यानी दुनिया कि में- समिति क्या की कोई इंसान वैलिडिटी दुनिया को, में उनकी लॉयल्टी को 100% है? चैलेंज नहीं करे, क्या कोई पॉलिटिक्स पार्ट इंसान 2 खेल दुनिया रहे में हैं इस पर। 100% है? पार्ट आप 1 हो बताएंगे? चुकी है, पार्ट 2 पॉलिटिक्स ऐसा चल रही है कौन विपक्ष है? की। एक बात बताएं, मेरा हिंदू धर्म है, जी। मुझे हिंदू धर्म के सारे रीति रिवाज अच्छे लगते हैं, मैं तो उन्हीं रिवाज को अच्छा मानूंगा ना। तो मैं मुस्लिम रिवाज को कहाँ अच्छा क्यों चेंज हुए मानूंगा? हैं? रिवाज तो कहाँ वो लोग चेंज? अपने रिवाज को अच्छा मानते हैं और हमारे हिंदू धर्म में ही अलग अलग है। जौनसार वाले जौनसार के रिवाज को बहुत अच्छा मानते हैं, वो कहते हैं हमारे परिवार को एक रखने वाला रिवाज है। तो आप जब किसी के रीति रिवाज पर अगर हमला करोगे तो निश्चित वो परेशान होगा। और जिसको अपना रिवाज है, मुझे तो अपना हिंदू धर्म का, सनातन धर्म के लोग हैं, हमें तो अपने ही धर्म में सबसे अच्छा लगता है, जो है वही अच्छा है। पर क्या आपने इसके लिए अलग अलग पक्षों से राय ली? और ये तो झूठ बोल रहे हैं, 2.5 लाख राय आ गई, इतनी लाख राय आ गई, सब झूठ है। कहाँ राय आई, किसने राय दी, कहाँ मीटिंग? पर आप लोग तो सर ये कह नहीं सकते, क्योंकि आप खुद मिसिंग थे सर। आशीष जी, कांग्रेस तो खुद मिसिंग थी सर्वदलीय बैठक से। 2.5 लाख राय में अगर आप सोचते हैं कि एक राय हमारी भी होगी, तो मैडम हम लोग उन राय जो आई है उनको देखने का काम करेंगे कि हम 2.5 लाख में एक राय अपनी भी दे दें। आप समझे, राय 2.5 लाख अगर राय आई है आपके पास, तो उसकी जब छटनी हो रही थी तो उस छटनी में हमें भी बैठाओ ना, छटनी बैठाओ ना। अब आप कह रहे हो आप भी राय देने आओ, अब कांग्रेस को नौकरी दी जाएगी, आप राय कह देना रहे है हैं। आपको, ठीक और है, फिर आप ठीक है। हमारी राय अलग कैसे छानेंगे? ठीक है, पक्ष हमारे विपक्ष राय दोनों की कैसे जिम्मेदारी होती है सर, इक्वल रिस्पॉन्सिबल दोनों होते हैं, तभी एक सरकार जो है बेहतर काम कर सकती है, एक राज्य बेहतर चल सकता है। किसी लायक समझा ही नहीं, इन्होंने तो कहा हमारा संख्या वाले हम तो पास करा के मानेंगे, और इन्होंने वो करा। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी, समय की कमी है मेरे पास, और मैं आपसे लक्ष्मी बिजली शुरू करूंगी। फाइनल कमेंट में क्या कहेंगे कि अब एक्ट बन चुका है, कानून अगर बनेगा तो क्या उम्मीद करते हैं इसे? बिल्कुल, कानून बनेगा तो उम्मीद ये है कि बहुत कुछ सुधरेगा, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत कुछ सुधरेगा। अगर महिलाओं का कहते हैं कि अब ये जो आगे की वो आ रही है, तो महिलाओं का आधी आबादी की यात्रा जो पोजीशन पहले मिलनी चाहिए थी वो महिलाओं को अब मिल रही है, तो कुछ सुगत पहलू इसमें आएंगे। बिल्कुल। मीनाक्षी गिल्डियाल जी, देखिए, जब हम कानून की बात करते हैं तो कानून सबके लिए इक्वल होना चाहिए। तो जब हम आपराधिक कानूनों की बात करते हैं तो वो सबके लिए इक्वल हैं। तो यहाँ पे आपने जनजातियों को सेपरेट कर दिया, आप उनके लिए क्या करेंगे? महिलाओं की बात कर रहे हैं तो आप जनजातीय महिलाओं के लिए भी बात करिए। बिल्कुल। और यहाँ पर राजेंद्र बिश्री, फाइनल कमेंट। देखिए, जहाँ तक बात कर रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि ये जो भी कानून आया है इसमें जो है महिलाओं को सशक्त बनाया है। सबसे बड़ी बात है बाल विवाह और जो है बहु विवाह, और जितना परमानेंसी है, मतलब एक मैरिज में होनी चाहिए, वो इसको बढ़ाएगा। और ये अपने आप में जो है क्या कहते हैं, समाज में काफ़ी बदलाव इसमें देखने को मिलेगा। और इस एक्ट के आने से कई सारी चीज़ें जो कुरीतियाँ थी वो ख़त्म होंगी जरूर। बिल्कुल। अभिजय, आपका क्या फाइनल कमेंट है, आप क्या कहेंगे? देखिए, फाइनली मैं बस एक चीज़ कहूँगा, मैं लिव इन रिलेशनशिप पर ही फोकस करूँगा फाइनली, क्योंकि उसी पर मैंने अपने पॉइंट्स रखे हैं। इंडिया की एवरेज एज अराउंड 30 है। इस पैनलिस्ट में उस उम्र के लोग नहीं हैं भाई मेरे। मैं आपको ये सब एडवाइस करूँगा HNN को, आप लोग कॉलेजेस में जाकर, स्कूल्स के बाहर जाकर इस पर चर्चा करिए। जब उस वर्ग के बारे में आप कोई लेजिस्लेशन बना रहे हैं, उनका से आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनका निजता का अधिकार है। कई बच्चे सेम सेक्स रिलेशंस में आकर हाई कोर्ट आते हैं और उसकी प्रोटेक्शन लेकर जाते हैं। ऐसे लोगों का क्या, नए बच्चों का क्या, इन पेरेंट्स की काउंसलिंग का क्या? सब बच्चों की काउंसलिंग हो, बच्चों की काउंसलिंग, अरे पेरेंट्स की काउंसलिंग जो ऑनर किलिंग करते हैं, ये सब चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और कोर्ट्स प्रोटेक्ट करती हैं निजता के अधिकार की वजह से। तो उनका सेंसिटाइजेशन कैसे हो, इसकी भी आप पहल करें कि कॉलेज जाकर इस बिंदु पर, इस पार्ट 3 पर, लिव इन रिलेशनशिप पर चर्चा हो। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, फाइनल कमेंट सर। देखिए मैडम, निश्चित ही अब तो आपने कानून बना ही दिया है, और अब देखते हैं प्रतिक्रियाएं क्या आती हैं। सरकार को मुंह की खानी पड़ती है कि सब सही रहता है, ये तो देखने का विषय है। बिल्कुल। नवीन पिरसाली जी, क्या कहेंगे? जो तमाम यहाँ पर सजेशंस आए हैं, सजेशंस ही कह सकते हैं क्योंकि डिस्कशन का पार्ट था, क्या इनको कंसिडर किया जाएगा? देखिए, जब समस्याएं आएंगी तो अपने आप कंसिडर किया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आज तक पिछली सरकारों ने जो बिल बनाए, जो कानून बनाए, आप उसमें देख सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार में कानून बनाया हिंदू मैरिज एक्ट, उसके आगे लिख दिया गया हिंदू। और क्या था,
उनका वोट बैंक की राजनीति और एक विशेष समाज को तुष्टिकरण की राजनीति वो करते थे। तो इसलिए बांटने की अगर किसी ने प्रथा चलाई है इस देश को, मैं समझता हूँ कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हिंदू मुस्लिम का कार्ड हमेशा खेला। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि यूसीसी इसमें समान नागरिक कानून है, कोई जाति धर्म से ऊपर उठकर सबके लिए समान कानून है। ऐसे कानून का स्वागत पूरा प्रदेश आज कर रहा है। और कांग्रेस की जहां तक बात करें तो उनका क्या, उनके तो सबसे बड़े नेता बिस्किट का पैकेट लेके घूम रहे हैं, कार्यकर्ता ढूंढने, खड़गे जी के कार्यकर्ता ढूंढे जा रहे हैं और शायद कोई कार्यकर्ता उनको मिला भी है कहीं पर, बिस्किट खिला रहे थे। बिल्कुल, राजनीतिक दल बांट सकते हैं लोगों को, लेकिन हमारे देश का संविधान कभी नहीं बांटता, क्योंकि समानता का अधिकार हमारे जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आता है और वो राजनीति का एक हिस्सा जरूर हो सकता है। यूसीसी पे हमने चर्चा की। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। और यूसीसी जो बिल था वो पास हो गया है, अब राज्यपाल के पास उसे भेजा जाएगा, लेकिन अभी मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, क्योंकि खास तौर पर मोटा चीजें समझ में आ गई हैं। जो एक पॉइंट अभी भी चैलेंजिंग नजर आ रहा है वो है लिव इन रिलेशनशिप की, क्योंकि यूथ यहाँ पर इन्वॉल्व है और आजकल यूथ का माइंड किस तरफ जा रहा है, कैसे वो मैनिपुलेट हो सकते हैं, किस तरह से उन्हें समझाया जा सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो उनको टारगेट करना, उनको जो है जागरूक करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है कानून लाने से पहले। और जैसे अभिजय नेगी ने कहा कि आप कॉलेजेस में जाइए, समाज सेवियों से भी यही अपील है कि आप लोग बच्चों को जागरूक करें, ताकि जो क्लैरिटी है पॉलिटिकल पार्टीज में हो या हमारे बीच में हो, वो क्लैरिटी तो है लेकिन बच्चों में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके लिए खास तौर पर ये कानून आ रहा है। बहरहाल इस पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।